नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। मतलब प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करने से पहले इसका परिचय हमें देखना है पूरा कि क्या परिचय है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या पढ़ना है हमें। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि अभी अभी कहा है पिछली प्रश्नावली में एल्गोरिथम पढ़ के आए, है ना, और ये कहा कि भाई एल्गोरिथम पढ़ के आए हैं, फिर प्रमेय का पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पर कहा है कि नया स्टेप आपको पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आपको कहा समझना, एक छोटी सी बात है समझना। जैसे मैं कह दूँ कि 32,760, मैं एक एग्जाम्पल है ले रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, उसी टॉपिक पर आएंगे। पहले आप समझें यहाँ पर कि अगर कह दिया जाए 32,760 के गुणनखंड करो, क्या करो, 32,760 के गुणनखंड करो, मतलब इसको कहा छोटे छोटे फैक्टर ज्ञात करो। तो आप कहेंगे भैया ये तो आसान सा है, इस तरह का लाइन खींचे सीधे का है। जीरो है तो 2 से कटेगा तो काटे, 2 से काटे तो 2 एक अन्नम 2, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर कहा है यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजित हुआ, 7 आया तो 2 त्याई 6, कितना बचा 1, तो 2 अट्ठे 16, जीरो का जीरो। फिर देखेंगे आप, फिर 2 से कटेगा तो 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, यहाँ 2 नाम 18, जीरो। फिर देखिए 2 से कटेगा, जब 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, फिर कितना हुआ 1, 1 में का भाग जाएगा नहीं तो जीरो, 19 हुआ, 2 नाम 18, 1 बचा 2 पंचे 10। अब 2 से कहा इसे कटना नहीं है क्योंकि कहा 5 पीछे आ गया, तो हो सकता है 3 से कटे, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 एक अन्नम 3, 1 बचा 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 19 हुआ, तिछंग 18, फिर 1 बचा 3 पचे 15। हाँ, किससे कट गया, 3 से कट गया। फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा, तो एक बार और देखते हैं। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, एक हाँ कट जाएगा। देखिए 3 से, फिर तो 3 चौको 12 हुआ, एक आया 16 बना, 3 पचे 15, फिर 1 बचा तो फिर 3 पचे 15। अब 4 5 5 है, अब ये 3 से कहा कटने वाला नहीं है, तब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 नाम 45, फिर 1 हुआ, 5 का नम 5। अब 91 आ गया, क्या 91 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 से नहीं कटेगा, तो जब 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 7 से। तो 7 का भाग आप देंगे इसमें, तो 7 एक नम 7 और 7 तिया 21, कितना हुआ 13, और 13 का 13 से कटेगा तो 13 एक नम 13। आप कहेंगे तो इस प्रक्रिया से हम पहले से परिचित हैं कि अगर हमें किसी भी संख्या का यानी भाज्य संख्या का हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करना है, तो हम कहा है आराम से कर सकते हैं। कोई भाज्य संख्या उसको कहा है हम फैक्टर छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो आप ये क्या कर रहे थे, आपको यही समझना है। तो अब आपसे मैं कहूँ कि अच्छा बताओ हमें कि 32,760 को क्या लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि भैया इसलिए 32,760 को आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले एक गुणनखंड में आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि भैया मैं कहा है 1, हमने कहा बहुत सही, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी बहुत सही। गुणे में आप क्या लिख सकते हैं 3, गुणे में 3, फिर गुणे में क्या लिख सकते हैं 5, और गुणे में क्या है 7, फिर गुणे में क्या है 13। इतना आप लिख देंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि आप ये प्रक्रिया जो आपने की, छोटे छोटे टुकड़े किए, आपको क्या प्राप्त हुआ। तो आप गौर करें, देखें क्या प्राप्त हुआ। आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी भाज्य संख्या जब आ जाती है, कौन सी संख्या आ जाती है, कोई भी भाज्य संख्या आ जाती है जो विभाजित हो रही हो, तो उस भाज्य संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया गया है। फिर समझे यहाँ पर क्या है, बस यही आपको टॉपिक समझना है। ये समझ लिए तो पूरी का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हो गई, कंप्लीट हो गई। आप करते कहाँ है, ये प्रक्रिया में आपको मिलता क्या है। तो आपको मिलता है किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को आप कहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या गुणनखंडित कर सकते हैं। बिल्कुल 32,760 आपकी एक भाज्य संख्या है, इसे आप कहा है अभाज्य। देखिए 2 3 5 7 13 सब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में आप कहा लिख सकते हैं। तो बस भाई साहब, किसी भी भाज्य संख्याओं को छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करना ही क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया का नाम दिया गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, पता है इन सवालों को देख के अंदर से एक का है
मतलब उत्पन्न होता है कि यार इस सवालों को हम क्या कर रहे हैं, बस हड्डी हड्डी तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। तो बचपन में हमें भी एक चेतावनी दी जाती थी कि बेटा धूप में बाहर गए तो घर वालों को कहा है, एक ही आदेश होता था, अगर बाहर देख लिए तो मैं कहा धूप में तो तुम्हारी कहा हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। बस इन सवालों को देखो और जहां मन चले ना हड्डी हड्डी तोड़ने का, बस समझ जाओ कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही आपके कहा लागू होनी है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, तो आप लिखेंगे क्या, लिख के बता सकते हैं क्या कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करना यानी व्यक्त करना, रूप में गुणनखंडित करना अर्थात व्यक्त करना, गुणनखंडित करना ही क्या अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। लीजिए, प्रमेय कहलाती है। ये आपकी कहा हुई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपके दिमाग में छप चुका होगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या। कुछ नहीं है, जो आप बचपन से करते आ रहे थे उसी का नाम था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बस हो सकता है आपको जानकारी आज प्राप्त हो रही हो या पहले से भी प्राप्त हो। तो क्या होता है, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित करना अर्थात व्यक्त करना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझने के बाद में एक टॉपिक और आपको समझना है कि गुणनखंड विधि से, किससे, कि गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना। क्या पढ़ना है हमें कि गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना। तभी आपके दिमाग में बात आ सकती है कि पीछे हम दो पूर्णांकों का या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF यानी मासा ज्ञात कर रहे थे, क्या लगा करके, एल्गोरिथम लगा करके। क्या लगा करके, युग्म विभाजन एल्गोरिथम लगा करके हम कहा है HCF ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ पर कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर दो पूर्णांकों का आपको उसमें कितना है, दो ही पूर्णांक हैं, हो सकता है तीन है, दो या तीन पूर्णांकों का आपको कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना है। जो हमारी का हेडिंग है यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दो पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात करना। तो अब आपके दिमाग में बात आ सकती है कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो कुछ नहीं है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है आप ये समझे। मैं थ्योरी लिखे दे रहा हूँ, मतलब आपको समझ के चलना है। क्या है, मैं बोले दे रहा हूँ कि दो पूर्णांकों का, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF और LCM यदि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू करके ज्ञात करते हैं। फिर समझिए, यदि दो या दो से अधिक पूर्णांकों का लासा और मासा यदि हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो अभी पढ़ के आ रहे हैं इसको लागू करके ज्ञात करते हैं, तो यह विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। चलिए, मैं लिखे दे रहा हूं कि दो या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF तथा LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF तथा LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू करके ज्ञात करने को क्या, अंकगणित अभाज्य गुणनखंड विधि यानी लागू करके ज्ञात करने को
अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। लीजिए, कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या, इस विधि से दो पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए या दो से अधिक पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये अंकगणित की मतलब ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या। तो कुछ नहीं है, जब दो या दो से अधिक पूर्णांकों का HCF और LCM हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू करके ज्ञात करते हैं तो वह विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभी अभी आपका का परिचय करा के आया हूं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होती क्या है। बस सवालों का हड्डी हड्डी तोड़ना ही क्या होता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने थ्योरी लिख ली होगी। अब थ्योरी लिखने के बाद में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ज्ञात करना होता है। अगर कहा जाए आपसे एक क्वेश्चन, अब देखिए मैं क्वेश्चन यहीं पर लिख दे रहा हूँ, हमें सीख के चलना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम LCM ज्ञात करेंगे, कैसे HCM ज्ञात करेंगे, मतलब HCF ज्ञात करेंगे, कैसे LCM ज्ञात करेंगे, यानी कैसे हम लासा ज्ञात करेंगे, कैसे मासापा ज्ञात करेंगे, वो आपको सीख के चलना। जैसे क्वेश्चन एक कह दिया जाए आपके सामने, छोटी सी संख्या लिए ले रहा हूँ कि 6 और 20 का किसका 6 और लीजिए 6 और किसका 20 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? HCF ज्ञात, तो HCF और LCM, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यदि ये प्रश्न आपसे आ जाए और खोल दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल में आप लिखेंगे, आपको लिखना है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करना, यानी कहा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, 6 और 20 का कहा है अभाज्य गुणनखंड। लीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आपने कह दिया अभाज्य गुणनखंड, तो आपको निकालने हैं फिर अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड ही निकालना तो क्या कहलाती है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो आप लिखेंगे इसलिए 6 क्या लिखेंगे? इसलिए 6 पे लाइनिंग मार देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 और 20 पर लाइनिंग मार देंगे। ठीक, अब 6 को कहा है वही हड्डी हड्डी तोड़ने वाला कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। तो आप करेंगे तो 2 त्याई 6 और 3 एकन्नम 3, यानी आपने कहा 6 के फैक्टर कर लिए, यानी 6 के हड्डी हड्डी आपने कहा तोड़ दी, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे करिए तो 10 दूनी 20, 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5। ये आपने देखा कि 20 के भी आपने कहा है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए और 6 के भी कर लिए। अब आपको कहा है यदि HCF ज्ञात करना है, देखिए आप लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे 6 बराबर और क्या लिखेंगे 20 बराबर। तो अगर 6 बराबर देखा जाए तो क्या आएगा? 6 बराबर आएगा आपका, आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3, बिल्कुल सही है। और आप 20 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये भी सही है। 5 दूनी दूनी 20। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आप कहेंगे हमें तो ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF किसका? तो 6 और 20 का। किसका 6 और 20 का, साथ में देखते जाएं। ठीक है, अब देखें मासा एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति है। मासा कहता है हमारे टीम पे वही आएगा जो हमारे सभी नियमों का पालन कर रहा होगा। अर्थात यदि हमारे पास 2 पूर्णांक हैं तो वही आएगा जो दोनों पूर्णांकों में मिल रहा हो, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो देखिए मासा भैया कैसे एक सख्त आदमी है जो अपने कहा निर्देश जारी कर देता है, तो सभी निर्देश पालन करे तो वही आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, दोनों में मिल रहा है। देखिए ये वाला 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 आ गया। इसके बाद में बताइए क्या कोई ऐसा अंक जो दोनों में मिल रहा हो? तो आप कहेंगे नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। 2 एकन्नम का 2 ही, 6 और 20 का हो जाएगा मासापा हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। ठीक, मासा की एक ही क्वालिटी है कि जितने पूर्णांक हों उतने में यदि का उभयनिष्ठ मिल रहा है तो वही व्यक्ति आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब अगर हम चर्चा करें किसकी? LCM की, तो LCM आप यहाँ देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6 बराबर, आप लिख सकते हैं 20 बराबर। अगर 6 बराबर की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। अगर 20 की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5।
सेम टू सेम उसी तरह लिख देना है जैसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। वो HCF नहीं, आपको अब ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब देखिए यानी लासापा निकालना है। तो लासापा आप कैसे निकालेंगे? लासापा किसका किसका? तो लिखने का तरीका भी देखें, 6 और 20 का। तो भाई साहब लासा एक कैसा आदमी है? दिल खुश इंसान है। लासा कहता है कि जो हमारे दोनों नियमों का पालन करे उसे पहले बुलाइए, और जो पालन नहीं कर रहा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी कहा है आप बुलाएं, वो पीछे बैठा है। मतलब सबका साथ सबका विकास ही कहा है। लासा का एक का उद्देश्य है कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है, लेकिन पहले हमें किन्हें लेकर चलना है? तो पहले उन सदस्यों को लेकर चलना है जो दोनों जगह में क्या हो रहे हैं? उभयनिष्ठ कॉमन हो रहे हैं। तो देखिए एक तो भैया सब जगह उपलब्ध है, एक आ गया। फिर देखिए 2 उपलब्ध है, 2 आ गया। अब इसके बाद में देखा जाए कि इस 2 का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो फिर भी ये 2 आएगा। लासा का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, छोड़ना किसी को नहीं है। तो 2 गुणे का हो गया 2। फिर आप देखेंगे 3 बच रहा है, गुणे में कौन बच रहा है? 5 बच रहा है। अब अगर आप गुणनफल करें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, बर पंचे का हो जाएगा 60, यानी इसका जो लासा हो गया का हो गया 60 हो गया। चलिए, तो आपने कहा है मासा भी ज्ञात कर लिया, आपने कहा है लासा भी ज्ञात कर लिया। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि मासा होता क्या है, आप निकाल तो लेते हैं मासा, पर मासा है क्या? अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि लासा क्या है, तो दिमाग घुमाइए अपना कि मासा क्या है और लासा क्या है। चलिए मेरे साथ आए। मोहनलाल इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। मासा पे देखो क्या है। मासा देखो क्या है। मासा दिए गए पूर्णांकों का वह बड़ा से बड़ा मान होता है। मासा क्या है? वह बड़ा से बड़ा मान है जो दिए गए पूर्णांकों को क्या है? विभाजित करता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखें, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को कहा है पूर्णतः विभाजित करती है। अब मैं आपसे कहा है, चैलेंज कर सकता हूं कि भैया अब 2 से ऐसी बड़ी कोई संख्या आप नहीं बता सकते जिसमें का 6 का भी मतलब जिसका 6 में भी भाग जा रहा हो और 20 में जा रहा हो। अगर आप बता देंगे तो मैं आंशिक रूप से 2 बीघे ज़मीन का है आपके नाम कर दूंगा। अगर आप कहा 2 से बड़ी कोई संख्या ऐसी मुझे बता पाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर 2 बीघे ज़मीन चाहिए, अगर आप कमेंट में मुझे बताते हैं कि 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग चला जाए, जिसका कहा 20 में भी भाग चला जाए, तो आपका मुझे अगर बता पाएंगे तो आंशिक रूप से 2 बीघे ज़मीन आपकी है। मतलब आपका ध्यान यहाँ दें, ज़मीन पे न दें। मासा क्या है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अब अगर लासा की बात करें तो लासा क्या है? तो लासा भी गौर से समझें। वो देखिए मासा क्या है? जो विभाजित करे। लासा क्या है? जो विभाजित हो। लिखिए लासा क्या है? लासा 60 है ना इनका। तो अब आप समझे लासा क्या है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, यानी जो दिए गए पूर्णांकों से पूर्णतः विभाजित होती है। अब आपका है 60 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं बता सकते जिसमें 6 का भी भाग जा रहा हो और 20 का भाग जा रहा हो। यदि आप बता पा रहे हैं तो कमेंट में लिखें, आंशिक रूप से कहा मैं 2 बीघे ज़मीन आपके नाम कर दूंगा। यदि आप कहा बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हैं तो कहा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो 60 क्या है? 60 वह छोटी से छोटी संख्या है। लासा यही तो होता है। लासा वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। और मासा क्या होता है? तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। उम्मीद करता हूं कि आप लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से का सहयोग से सीख चुके होंगे। अच्छा, एक बात और आप याद कर सकते हैं कि यदि मासा डायरेक्ट देखना है तो मासा क्या होता है? मासा सभी संख्याओं का सबसे निम्न यानी छोटी घात होती है। अगर 2 का देखा जाए तो 2 कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है ऊपर नीचे। नहीं तो कहा ये दिमाग न लगाएं, आप सीधे से दिमाग लगाएं। मासा क्या होता है? तो मासा सीधे होता है जो सभी जगह मिले वही आएगा। लासा में क्या है? जो सभी जगह मिले वो तो आए, साथ में जो न मिले उन्हें भी लाएं। अर्थात लासा का नारा है, लासा का एक उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अभी आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात करना। अब इसके आगे आपने कहा है अभी 6 और 20 का कहा लासा देखा तो 60 आया, मासा देखा तो 2 आया। अब एक बात में कहा है, घंटी बजती है छोटी सी, कि क्या जो हमें संख्याएं दी जाती हैं और जो हम कहा लासा और मासा निकालते हैं तो उनमें कुछ संबंध है, कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है, कुछ इनके बीच में रिश्तेदारी है कि नहीं है। तो चलिए, अब हमारी हेडिंग ही है क्या है कि 2 मतलब संख्याओं और मासा तथा लासा, संख्या
दो संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में संबंध। क्या हमारी हेडिंग है? संख्याओं, दी गई संख्याओं तथा लासा और मासा में संबंध। तो मन में विचार कीजिए कि क्या कुछ संबंध हो सकता है, क्योंकि पूर्णांकों से ही, जो हमें पूर्णांक दिए होते हैं उन्हीं पूर्णांकों से हम लासा निकालते हैं, उन्हीं पूर्णांकों से हम क्या है मासा निकालते हैं। तो क्या जो निकाले हुए लासा और मासा होते हैं, क्या पूर्णांकों में कुछ संबंध होता है कि नहीं होता है? तो भाई साहब का अब हमें सीखना है कि दिए गए पूर्णांकों यानी संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में संबंध यानी रिश्तेदारी निकालनी है कि कौन सी रिश्तेदारी है, बुआ फूफा लगते हैं कि चाचा चाची लगते हैं, क्या लगते हैं, वो हमें कहा रिलेशनशिप हमें कहा निकालनी है। तो आपकी हेडिंग हो सकती है नंबर 1। हेडिंग क्या बनेगी? नंबर 1 में आप लिखेंगे जब दो पूर्णांक ए तथा बी हों तो उनके HCF तथा LCM में संबंध। लीजिए, आपको कहा है, आपकी मेन हेडिंग यही है कि संख्याओं और उनके लासा तथा मासा में संबंध। लेकिन पहला हमारा स्टेप है कि जब दो पूर्णांक ए तथा बी हों तथा उनके HCF तथा LCM में का संबंध क्या होगा, ये का है आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो भाई साहब इनके बीच में एक ही रिश्तेदारी है, और सबसे प्यारी रिश्तेदारी क्या है? यही है कि ये होता है, पहले देखो क्या है आप समझ लें, फिर मैं का एग्जाम्पल भी बता दूंगा। होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्याओं यानी दोनों पूर्णांकों बोल दें या संख्याओं बोल दें, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, अर्थात जो हमें दो संख्या दिए होंगे यदि उनका हम गुणनफल ज्ञात कर लें तो वो गुणनफल बराबर होगा किसके? उन्हीं के HCF यानी मासा के ए तथा बी का HCF और गुणे का है LCM उन्हीं के लासा के। फिर देखें बेहतरीन रिश्तेदारी, क्या रिश्तेदारी? कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। मोहनलाल इधर ध्यान देना, देखो क्या होगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर होगा HCF उन्हीं के HCF गुणे LCM के। ये हमारा क्या हुआ? एक का है फार्मूला आपके सामने, यानी रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी निकल कर आई कि भैया अगर फलाने ऐसा है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो हमेशा बराबर होगा उन्हीं के HCF गुणे LCM के। तो आप इसको का ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए दिखाऊं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप दोनों पूर्णांकों का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं A गुणे B। क्या लिख सकते हैं? A गुणे B हमेशा बराबर होगा HCF गुणे LCM के। किन्हीं के? उन्हीं के HCF गुणे LCM के। तो आपका सांकेतिक भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे? तो अभी का बेहतरीन एग्जाम्पल आपको कहा बता के आया कि एग्जाम्पल में कहा है, जैसे आपने अभी देखा था 6 और 20 हमने कहा दो पूर्णांक लिए थे 6 और 20। अगर 6 और 20 का कहा मैं HCF देखूं, क्या देखूं HCF? तो आपने कहा भैया 2 आया था। क्या आया था? 2 आया था। अगर मैं कहा है LCM देखूं, क्या देखूं LCM? तो LCM आपने देखा था 60 आया था। क्या आया था? 60 आया था। अब क्या दो पूर्णांकों और उनके HCF LCM में ये संबंध का लागू होता है, यानी ये रिश्तेदारी दिखाई देती है कि नहीं देती है, चेक करेंगे हम, देखेंगे। इसलिए संबंध हम क्या देखेंगे? इसलिए संबंध देखना है हमें। और संबंध देखो क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया वही क्या है पुरानी रिश्तेदारी, क्या कि A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM होना चाहिए। और देखिए निकालने की कोशिश करते हैं। A की जगह क्या है? 6 है, B की जगह पर क्या है? 20 है। हुआ कि नहीं हुआ? A की जगह 6, B की जगह 20। HCF पर कितना आया? 2 आया। LCM कितना आया? 60 आया। आया कि नहीं आया? आया। चलिए 6 का गुणा 20 में कराएंगे तो 6 दूनी 12, यानी आपका कितना आया? 120 आया बराबर। अगर आप देखेंगे 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर भी कहा 120 आ रहा है, अर्थात आप देख रहे हैं कि हाँ जो रिश्तेदारी का पहले थी वो आज भी रिश्तेदारी क्या कायम है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन्हीं के HCF गुणे LCM के, अर्थात उन्हीं के लासा गुणे मासा के। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि एक ही संबंध होता है जब दो पूर्णांक दिए हों, तो एक ही संबंध क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा उन्हीं के लासा और उन्हीं के मासा के गुणनफल के। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
अभी आपने देखा दो पूर्णांकों और उनके लासा और मासा में संबंध। अब उसी का दूसरा स्टेप है, जब तीन पूर्णांक ए बी सी दिए हों तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध हो सकता है। दो का तो आपका बेहतरीन एनसीईआरटी में उपयोग है, तीसरे का भी कहीं कहीं उपयोग का अन्य प्रकाशन में हो रहा है, तो उन्हें भी हमें कहाँ लेकर चलना है। तो अब आपको दिमाग में बैठाना है कि जब तीन पूर्णांक ए बी सी दिए हों तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध हो सकता है। तो भाई साहब इनके बीच भी क्या बम्फर रिश्तेदारी होती है। नंबर का है एक, क्या निकालें, अच्छा ए नंबर यहाँ पर डालेंगे, एलसीएम क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे किसका किसका, ए का, बी का और सी का। अगर हमें कहा है एलसीएम चाहिए ए बी सी का, तो इसका जो संबंध होगा तीनों मतलब इन ए बी सी तीनों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के साथ में क्या होगा, तो हमेशा का इन तीनों का गुणनफल लिखना होगा, यानी ए बी सी, ए गुणे बी गुणे सी लिखना होगा। गुणे में कहा है एच सी एफ यानी मासा लिखना होगा, ए का, बी का और सी का। फिर गौर करें, हम संबंध ढूंढने जा रहे हैं, रिश्तेदारी निकालने जा रहे हैं, और जब रिश्तेदारी निकालने जा रहे हैं लासा और मासा के पूर्णांकों के बीच में, तो जो लासा होता है तीन धनात्मक पूर्णांकों का जो लासा होगा वो हमेशा बराबर होगा तीनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल तथा तीनों के मासा के गुणनफल के बराबर। और बटे में ध्यान देना है, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा एचसीएफ। क्या आएगा, एचसीएफ किसका किसका, ए और बी का, एचसीएफ ए बी का हो गया। गुणे में आप लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका, बी और सी का। और फिर कहा है गुणे में लिखेंगे एक बार एचसीएफ किसका किसका, ए और मतलब बी सी का हो गया ना, तो ए और सी का। लीजिए देखिए समझे, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, तीन है ना, तो तीन में जो नीचे रखना है तो एक बार मासा रखना है ए और बी का, ठीक, ए बी का हो गया। फिर दोबारा स्टेप गुणे पे लिखना है बी और सी का, तो सी में पहुंच गए। अब सी से कहाँ रिटर्न होंगे, ए पर आएंगे, कहाँ आएंगे, ए पर आएंगे। और जब ए पर आएंगे तो देखिए एचसीएफ का हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, अर्थात दो संख्या का मासा ए बी का, फिर बी सी का और किसका, ए सी का। तो ये का प्यारा सा संबंध ये होता है कि तीन पूर्णांकों का जो एलसीएम होता है, जो लासा होता है, वो हमेशा तीनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के गुणे मासा, तीनों का क्या है मासा होना चाहिए, बटे में दो संख्याओं का मासा, फिर बी सी का मासा, फिर ए सी का मासा। उम्मीद है कि पहला संबंध समझ में आया होगा। अब देखें बी नंबर देखें, अब लासा का संबंध निकाला मासा के साथ में और संख्याओं के साथ में, अब किसका संबंध निकालेंगे, मासा का संबंध निकालेंगे, अर्थात अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तीनों पूर्णांकों का, ए का, बी का और सी का। किसका किसका, मासा हम ज्ञात करेंगे तीनों संख्याओं का, यानी तीन धनात्मक पूर्णांकों का, ए का, बी का और सी का। और जब ए बी सी का निकालेंगे तो आपको ध्यान देना है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल तो आएगा ही आएगा, ऊपर होगा ए गुणे बी गुणे सी, ये तो आएगा। तो गुणे में आप ध्यान देना हमेशा उल्टा होता है, लासा निकालना है तो मासा रखे जाएंगे, अगर मासा निकालना तो किसकी बारी आएगी, लासा की बारी आएगी। आप लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, ए का, बी का और सी का। किसका किसका, ए का, बी का, सी का। और बटे में आप लिखेंगे क्या, वही एलसीएम। वहाँ पर हम निकाल रहे थे एलसीएम तो लिख रहे थे एचसीएफ, यहाँ पर निकाल रहे हैं एचसीएफ तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका आएगा, ए का, बी का, बेहतरीन कार। ए बी के बाद में कौन आएगा, गुणे में एलसीएम बी और सी का। किसका, बी और सी का। और फिर देखिए एक बेहतरीन कार गुणे में आएगा एलसीएम किसका किसका, ए और सी का। किसका किसका, ए और सी का। तो ये दो प्यारे से संबंध होते हैं, यानी दो रिश्तेदारी निकल के आती हैं तीन धनात्मक पूर्णांकों के मध्य पर, पहला एलसीएम, दूसरा एचसीएफ। ये फार्मूले हैं आपके दो, जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है प्रश्नावली करते समय। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपका स्क्रीनशॉट हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी ये टॉपिक आपको का एक प्रश्नावली 1.2 का जो परिचय आपको दिया गया है, आपको का समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आपका कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कैसा आपको लग रहा है, मैथ आपको कैसी लग रही है, मतलब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें।